चित्रकला को, इंडियन पेंटिंग्स। इसमें हम प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की जितनी भी शास्त्रीय चित्रकला बनी और जो उसके बाद लोक चित्रकला जो निकल कर सामने आई, वो सभी हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं चित्रकला किसे कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, चित्रकला दो शब्दों से मिलकर बना है, चित्र और कला। चित्र का मतलब होता है कोई पिक्चर, कोई इमेज, कोई फोटो जो किसी कैनवास या किसी सतह पर उकेर दिया गया हो। और कला एक स्पेशलिटी, एक विशेषज्ञता आप कह लीजिए। तो चित्रकला की यदि आप परिभाषा देखी जाए तो किसी कलाकार के जो दिमाग की जो उपज है उसको चित्र के रूप में उकेरना चित्रकला कहलाता है। तो इसकी परिभाषा यदि देखें तो भावनात्मक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य रूपों का चित्र के रूप में वर्णन चित्रकला कहलाता है। यदि किसी प्रकृति के दृश्य को एक चित्र के रूप में उकेर दिया गया हो तो वह एक प्राकृतिक दृश्य वाली चित्रकला कहलाएगी। ऐसे ही यदि किसी पशु पक्षी या जानवर के चित्र को किसी सतह पर उकेरा गया हो तो वो एक अलग तरह की चित्रकला कहलाएगी। तो फाइनल जो उद्देश्य है वो यही है कि एक कलाकार जो अपने सामने वातावरण देखता है उस वातावरण को किसी सतह पर उकेरना चित्रकला कहलाता है। अब हम देखेंगे जो भारतीय चित्रकला है उसकी प्रकृति कैसी है। देखिए दोस्तों, थोड़ा हिंदी रूपांतरण में कन्वर्ट करने में यदि कुछ व्याकरण मिस्टेक्स हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो तो उनको थोड़ा माफ कीजिए। तो यदि प्रकृति की बात की जाए तो सभ्यता के साथ चित्रकला का विकास हुआ कैसे। यदि आप सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वहां पर आपको इतनी नवीनता नहीं देखने को मिलेगी। वहां पर कुछ जस्ट बेसिक चित्र बनाए गए हैं, देवी देवताओं के चित्र बनाए गए हैं, वो भी इतनी उत्तम अवस्था में नहीं बनाए गए। धीरे धीरे इसका विकास हुआ। तो जैसे जैसे सभ्यता विकसित हुई वैसे वैसे चित्रकला में भी एक प्रवीणता, एक नवीनता देखी गई। यदि आप प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो जो मनुष्य होता था वो गुफाओं में रहता था और उसने जो चित्रकलाएं बनाई वो गुफाओं की दीवारों पर ही चित्रकला वहां पर बनाई गई। सिंधु घाटी के समय यदि आप बात करें तो दीवारों से निकलकर जो चित्रकार थे उन्होंने बर्तनों पर, वस्त्रों के ऊपर चित्रकारी की जाने लगी। मौर्य काल के समय इसमें और अधिक कौशल देखने को मिला। थोड़ा रंग संयोजन वहां पर आ गया, थोड़ा भाव चित्रण, जो आकृतियां वो लोग बनाते थे उन पर कुछ भाव दिखाने लगे कि वो अभी एक हास्य मुद्रा में है या शोक मुद्रा में है या भक्ति मुद्रा में है। मुगल काल के समय एक बहुत ही व्यापक परिवर्तन हुआ क्योंकि जो दो कल्चर का जो मिक्स हुआ उसके कारण एक बहुत बड़ा परिवर्तन वहां पर देखने को मिला। और दूसरा परिवर्तन मिला जहांगीर के समय। राजकीय संरक्षण कम हो गया जहांगीर के समय, तो उसके कारण जो लोग वहां पर काम करते थे, जो चित्रकार लोग थे, वो दूसरे प्रांतीय राज्यों में चले गए। और वहां पर जो उनकी चित्रकला थी जो वो दरबार में करते थे मुगलों के, वो वहां पर उनकी जो लोकल अ, जो प्रांत की जो कला थी उसके साथ मिक्स हुई और प्रांतीय चित्रकला का विकास हुआ। फिर जब अंग्रेज लोग आए उपनिवेश काल में एक नई दिशा मिली, यूरोपियन प्रभाव वहां पर देखने को मिला। तो हम ये चीजें सारी एक एक करके देखेंगे। तो आप जस्ट एक खाका दिमाग में रखिए सभ्यता के साथ कैसे विकास हुआ। पहले गुफाओं की दीवारों पर, फिर बर्तनों पर, फिर कागज के ऊपर या फिर पत्तों के ऊपर, और फिर जल रंगों का प्रयोग। अब हम यदि भारतीय चित्रकला की विशेषताओं की बात करें तो उसकी जो विशेषताएं हैं उनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो एक धार्मिक प्रभाव है। यदि आप देखें प्राचीन यदि चित्रकला को देखें तो वहां पर आपको बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे चित्र देखने को मिलेंगे। जैसे भगवान बुद्ध का जो अंकन किया गया वो एक चक्र के रूप में किया गया, एक पेड़ के रूप में किया गया। तो एक ये कह लीजिए आप, जो उद्देश्य उस समय रहा वो धर्म से बहुत संबंधित था। इवन तो यदि आप अजंता एलोरा की बात करें तो वहां पर जैन धर्म से संबंधित और हिंदू धर्म से संबंधित भी जो चित्रकला की गई है वो भगवान को ध्यान में रखकर की गई है। कल्पना प्रधान एक विशेषता ये रही। देखिए जो आज हम भगवान का एक अपने जो दिमाग है उसके अंदर एक जो रूप रखते हैं, वो रूप जो है वो कहीं ना कहीं जो चित्र बनाए गए उनके सहारे ही निकल कर सामने आया।
तो ईश्वर का जो प्रत्यय चित्र था वो एक कल्पना प्रधान जो दिमाग की उपज थी उसके द्वारा वो बनाया गया। तो कल्पना एक तरीके से आप कह लीजिए उसमें ज्यादा है। पर्यावरण का खास ध्यान रखा गया, जो भी चित्र बनाए गए उनमें पेड़ पौधे वनस्पति नदियां पर्वत जीव जंतु आदि बनाए गए। और सबसे बड़ी बात, रेखाओं की महत्ता रखी गई। यदि आप देखें, हम एक एक करके बाद में देखेंगे, तो जो प्राचीन जो चित्रकला थी और जो अंत तक चित्रकला चलती रही, इवन दो उपनिवेश काल के बाद तक भी, उसमें रेखाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा। यदि मुद्राओं की बात की जाए तो मुद्राएं आपने पढ़ी होंगी, जब हमने अ, जो स्कल्पचर जो मूर्तिकला पढ़ा है उसमें मैंने आपको बताया था भगवान बुद्ध की जो कुछ मुद्राएं थी, तो वो मुद्राएं सेम टू सेम चित्रकला के ऊपर भी उकेरी गई हैं। तो जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ मुद्राओं के बारे में, वो चित्रकला से भी उसका एक बहुत बड़ा स्थान है वहां से ज्ञान प्राप्त करने में। तो जो मुद्राएं थी वो चित्रकला के अंदर बहुतायत संख्या में उकेरी गई। और पात्र की विभिन्नताओं का ध्यान रखा गया। देखिए, जो राजाएं थे या जो भगवान है उनको एक अच्छी वेशभूषा में रखा गया, ऊंचे सिंहासन पर बैठाया गया। जो सामान्य लोग थे या जो राक्षस थे उनके दूसरे परिधान रखे गए, उनको बैठने की जगह अलग रखी गई। तो वेशभूषा और स्वरूप के अनुसार पात्र की जो विभिन्नता थी वो चित्रकला में देखने को मिली। और नाम विहीनता, देखिए प्रारंभ में क्या था कि जो चित्रकार थे वो किसी भी पेंटिंग या चित्रकला के ऊपर अपना नाम नहीं लिखते थे। ये तो बहुत बाद में लिखने लगे। यदि आप आधुनिक काल की पेंटिंग्स देखेंगे एम एफ हुसैन वाली, तो वहां पर आपको नाम देखने को मिलेगा। यदि आप बात करें प्रतीकात्मकता, प्रतीकात्मक का मतलब होता है कि प्रतीक, कुछ प्रतीक चिन्हों द्वारा चित्रकला में कुछ जो नवीन या जो अद्भुत दृश्य उकेरे गए। जैसे आप बात करें भगवान शिव की जो मूर्ति है, जो चित्रकला है उसमें एक जो उनके बाल दिखाए गए हैं उससे जो गंगा माता है, जो गंगा नदी है, वो निकलती हुई दिखाई गई है। तो एक प्रतीकात्मकता का भी बहुत ज्यादा ध्यान वहां पर रखा गया है। और एक आदर्शवाद चित्रकला रखी गई, जिसमें राजा होते थे, प्रेमी प्रेमिका होती थी, आदि का जो चित्रण किया गया वो एक ही बहुत ही, यदि राजा था तो उसको एक आदर्श राजा दिखाया गया, प्रेमी प्रेमिका थे तो उनको एक आदर्श प्रेमी प्रेमिका दिखाया गया जो कोई गलत काम ना करते हों। और इसके जो नियम थे वो कई सिद्धांतों के अनुसार ये जो नियम थे वो विकसित हुए। हम एक एक करके सभी को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं विशाखा दत्त। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस जो काव्य जो ग्रंथ है उसकी रचना की 4वीं शताब्दी के आसपास। और इस रचना में कई चित्रकलाओं के बारे में वर्णन किया गया है। और इसमें 6 सिद्धांत बताए गए हैं: रूप भेद, सादृश्य, भाव, प्रमाण, वर्णिका भंग और लावण्य योजना। रूप भेद का क्या मतलब होता है? जो पात्र वहां पर बनाए गए पेंटिंग के अंदर और जो स्थल जो बैकग्राउंड में रखे गए उनके बीच एक भेद दिखाया गया। इसको आप एक तरीके से बोल सकते हैं, जो आधुनिक 3D हम जो लोग यूज करते हैं वो रूप भेद के अंदर आएगा। सादृश्य में क्या है कि जो आकृतियां बनाई गई उनमें एक अनुरूपता बनाई गई। अनुरूपता कहने का मतलब जो उनका जो जो आकार था वो उनके दृश्य के रूप भेद के अनुकूल बनाया गया। भाव रखे गए, भाव भंगिमाएं, जैसे जो शांति अगर किसी के मुख पर दिखानी है तो उसका जो चेहरा था वो अंडाकार बनाया गया। यदि चंचलता दिखानी है तो उसका जो चेहरा बनाया गया वो पत्तीनुमा बनाया गया। प्रमाण जो होता है वो आकृतियों में जो अनुपात है, अनुपात आप कह सकते हो स्थल और मानव के बीच जो आकार रखा गया। मान लीजिए ये पेंटिंग है, इसमें बैकग्राउंड में स्थल है और बीच में मानव है, तो ऐसा नहीं कि मानव को पूरे बैकग्राउंड में बना दिया गया। तो स्थल और मानव का इस तरीके से ध्यान रखा गया जैसे कि वहां पर एक सजीव चित्रण निकलकर सामने आए और पास दूर का ख्याल रखा गया। वर्णिका भंग का मतलब होता है रंगों का मिश्रण और उनका प्रयोग, वो इस तरीके से किया गया ताकि जो देखने वाले जो दर्शक हैं वो उनकी जो आंखें हैं उनको सुंदर लगे। लावण्य योजना का मतलब होता है सौंदर्यता। देखिए, जो स्त्रियां जो बनाई गई उनकी सौंदर्यता वहां पर रखी गई, उनको आभूषण पहनाए गए जो चित्रकला थी उसके अंदर, और उनको बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर दिखाया गया। उसके बाद वात्स्यायन ने जो ग्रंथ लिखा कामसूत्र, उसमें भी चित्रकला के कुछ सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। तो आप क्या ध्यान रखेंगे? वात्स्यायन की कामसूत्र और विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस। अब थोड़ी सी बात करते हैं लेप्य चित्र और लेख्य चित्र क्या होते हैं। लेप्य चित्र
किनको बोला गया? जो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के जो कुछ प्राचीन जो चित्र हैं उनको लेप्य चित्र कहा गया। और लेख्य चित्र जो थोड़ा बाद में बने उन और उनमें क्या हुआ, वो जो चित्र बनाए गए वो रेखाओं से बनाए गए, दैट्स इट। और इनको धूली चित्र या पट चित्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें रंगों का प्रयोग किया गया, इसमें रंगों का प्रयोग कम किया गया। अब अन्य कुछ जो शैलियां हैं चित्रकला की वो हम एक बार देख लेते हैं, जो प्राचीन समय में बनी या जो बाद में भी निकलकर सामने आई। यम पिटाका का मतलब होता है, पिटाका है ये, यम पिटाका का मतलब होता है एक अलग इकलौता पृथक चित्र बनाया गया पेंटिंग के अंदर। दिगला पिटाका का मतलब होता है एक स्क्रोल वाली जो पेंटिंग बनाई जाती थी, आपने नाटकों में देखा होगा। और कोका पिटाका का मतलब होता है इकलौते फ्रेम के अंदर चित्र। देखिए, यम पिटाका में कोई फ्रेम नहीं होता था, लेकिन कोका पिटाका में एक फ्रेम बना दिया गया। अब हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की जो चित्रकला थी। देखिए, प्रागैतिहासिक काल में जो चित्रकला बनाई गई उसको पेट्रोग्लिप्स के नाम से भी जाना जाता है। और भीमबेद का एक इसका बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, भीमबेद का, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और 1957-58 के आसपास वी.एस. पांकर ने इसकी खोज की थी। और ये शैल चित्र बनाए गए। शैल चित्र का मतलब होता है जो पत्थरों के ऊपर जो चित्र बनाए गए, शैलाश्रों, जो गुफाएं थी उनके जो दीवारें थी उन पर जो चित्र बनाए गए। और वहां पर जो चित्र बनाए गए उसमें जानवरों की चित्रकारी बहुत बहुतायत संख्या में की गई, जिसमें भैंसा, भालू, बाघ, हाथी, हिरन आदि बनाए गए। इसलिए इसको जू रॉक शोल्टर भी कहा जाता है कि भाई देखिए, जू में क्या होते हैं जानवर, और रॉक हो गया हमारा गुफा, शेल्टर मतलब जहां पर रहने वाले। तो एक तरीके से कह लीजिए आप इसको, जू जो शैलाश्रय थे उसका नाम भी इसको दिया जा सकता है। और कुछ लोगों की ऐसी धारणा है, महाभारत जो ग्रंथ है उसमें जो पात्र हैं भीम, उनके नाम से इसका नाम भीमबेद का पड़ा, बट ये कंफर्म नहीं है। अब हम इसको एक एक करके देखेंगे, अपर पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक और कैल्कोलिथिक। देखिए, भीमबेट का पड़ता कहाँ पर है, ये रहा भीमबेट का, जो कि मध्य प्रदेश के लगभग बीचों बीच स्थित है। अब बात करते हैं हम पैलियोलिथिक पीरियड की। तो वहां पर जो आधार जो प्रयोग किया गया वो क्वार्ट्जाइट का प्रयोग किया गया रंग के रूप में, और उसके ऊपर जो गेरू और चूना और जल का मिश्रण प्रयोग किया गया। बाद में फिर लाल रंग, सफेद, पीला, हरा जो रंग प्रयोग किए गए वो स्थानीय रूप से उपलब्ध विभिन्न खनिज तत्व जो थे उनसे निकाले गए। सफेद, गहरा लाल, हरा जो रंग होता था, देखिए सफेद, लाल और हरा, लाल में भी गहरा लाल, वो बड़े जानवरों के लिए प्रयोग होता था, जैसे हाथी और गेंडा। जो लाल रंग होता था वो शिकारी मानव के लिए प्रयोग किया गया, और जो नर्तक होते थे नाचने वाले उनके लिए हरा रंग प्रयोग किया गया। ठीक है, तो आप गहरा लाल जो रंग होता था वो बड़े जानवरों के लिए, और लाल रंग शिकारी मानव के लिए। ये देखिए, ये एक पेंटिंग मैंने यहाँ पर एक चित्र लगाया गया है। यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको दो तीन ही कलर देखने को मिलेंगे, जिसमें एक लाल रंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, दूसरे रंग भी थे, वो इतने अभी साफ दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गया और इसमें एक विखंडता आ गई। अब बात करते हैं मेसोलिथिक पीरियड की। मेसोलिथिक पीरियड में क्या था, मुख्यतः लाल रंग का प्रयोग किया गया। जो हरा रंग हम प्रयोग करते थे पहले उसका प्रयोग कम हो गया, सफेद रंग का प्रयोग कम हो गया, तो केवल और केवल लाल रंग का प्रयोग ही मुख्यतः किया गया। और जो चित्रकला का आकार था वो पैलियोलिथिक पीरियड में जो चित्रकला का आकार होता था उससे कम हो गया। और इसकी जो विशेषता थी, सामूहिक शिकार यहाँ पर दिखाए जाने लगे जो चित्रकला बनाई गई, और घास चढ़ने और सवारी करने वाली चित्रकला भी यहाँ पर बनाई गई। तो जो बीच नीचे जो चित्र लगाया गया है उसमें यदि आप देखेंगे, ये कुछ शिकारी यहाँ पर दिखाए गए हैं, और जिनके हाथों में धनुष बाण है, भाले हैं, आप देख सकते हैं, और ये किसी एक जानवर का पीछा कर रहे हैं। अब बात करते हैं कैल्कोलिथिक पीरियड जो काल आया, उसमें हरा और पीले रंग का प्रयोग दोबारा से प्रारंभ हो गया। और इसमें जो मुख्य विशेषता थी वो ये थी कि जो युद्ध के दृश्य थे उनका एक बहुत ही चित्रांकन बहुतायत में किया जाने लगा। मानव को ऐसे दिखाया गया जैसे वो हाथी और घोड़ों की सवारी कर रहा हो, वो चित्र यहाँ पर बहुत बनाए गए। और धनुष बाण को भी बहुतायत संख्या में बनाया गया।
तो आप एक तरीके से इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे मानव के जो माहौल था, जिस तरीके से वो अपना जीवन यापन करता था, उनका भी विकास आपको चित्रकला के थ्रू देखने को मिलेगा। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल के बाद हम थोड़ा सा देखते हैं नरसिंहगढ़ और जोगीमारा गुफा। नरसिंहगढ़ गुफा में क्या था कि ये हिरण की जो खाल थी, हिरण की खाल के वस्त्रों के रूप में प्रयोग वहां पर दिखाया गया है। तो जो मानव होते थे वो हिरण की खाल को वस्त्रों के रूप में प्रयोग करते थे, और उसी का जो चित्रांकन जो किया गया वो चित्रकला के अंदर दिखाया गया है। जोगीमारा गुफा में मानव जानवर आदि वहां पर ऐसे ही बनाए गए हैं। अब हम थोड़ा भीमबेद का चित्रकला की विशेषताएं थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वहां पर सीमित रंगों का प्रयोग किया गया, जिसमें लाल, हरा, सफेद और पीला रंग मुख्यतः प्रयोग किए गए। और अधिकतर आखेट के चित्र बनाए गए। आखेट का मतलब होता है सामूहिक शिकार, कई लोग मिलकर किसी एक जानवर का शिकार करते हैं। और पक्षियों की अपेक्षा पशुओं का ज्यादा अंकन किया गया। जो आकृतियां बनाई गई चित्रकला के अंदर, वो जो भीमबेटका की जो दीवारें थी उनके ऊपर जो चित्रकला बनाई गई, वहां पर पक्षियों की अपेक्षा पशुओं का जो संख्या थी वो ज्यादा देखने को मिलती है। और पशु पक्षियों का जो अंकन है वो मुद्राओं के साथ किया गया। देखिए, मुद्राओं में आप कह सकते हो कि वो खुश हैं या वो डरे हुए हैं, तो वो सारी चीजें वहां पर दिखाई गई हैं। जो शिकारी जो बनाए गए हैं वो धनुष बाण के साथ बनाए गए हैं, भाला के साथ बनाए गए हैं, ढाल के साथ बनाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो अपनी सुरक्षा के लिए भी जो यंत्र उपलब्ध थे उनको अपने साथ कैरी करते थे, और जो शिकार के लिए जो आवश्यक उपकरण जो होते थे उनको भी अपने साथ ले जाते थे। जो पशु बनाए गए उनमें से मुख्य कौन कौन से हैं? गेंडा, हाथी, सुअर, भैंसा, हिरण, पारासिंगा, चीता आदि बनाए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ ये एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो धर्मनिरपेक्ष चित्रकला वहां पर की गई। धार्मिक और राजनीतिक अंकन की कोई उपस्थिति वहां पर नहीं थी, केवल और केवल प्रकृति से संबंधित ही चित्र बनाए गए। और जो रंग होते थे वो स्थानीय खनिजों का प्रयोग करके प्राकृतिक रंग वहां पर बनाए जाते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी चित्रकला की विशेषताएं देख लेते हैं। देखिए, भीमबेद का जो प्रागैतिहासिक काल था वहां पर गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए गए। लेकिन जब हम सिंधु घाटी सभ्यता में आते हैं तो वहां पर जो चित्रकारी देखने को मिली वो मुख्यतः जो बर्तन बनाए गए उनके ऊपर देखने को मिली। तो पात्रों के ऊपर जो चित्र बनाए गए वो सिंधु घाटी सभ्यता की चित्रकला की विशेषताएं हैं। और इनको लाल रंग बर्तनों के ऊपर कर दिया जाता था और उसके ऊपर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। इसको इसलिए बोलते हैं रेड एंड ब्लैक वेयर, आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था पहले सिंधु घाटी सभ्यता में आपको। और मुख्य विशेषता क्या थी कि जामितीय आलेखन यहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया। और जामितीय आलेखन का क्या मतलब होता है कि मान लो एक ट्रायंगल बना दिया गया, एक त्रिभुज बना दिया गया, या एक आयत बना दिया गया, और उसके अंदर फिर कुछ पशु पक्षियों की आकृतियां वहां पर बनाई गई। जो स्थान खाली रह गया वहां पर पशु पक्षियों की आकृतियां या आलेखन किया गया। और मानव आकृतियों का आलेखन भी देखने को मिलता है, स्पेसिफिकली जो हड़प्पा से जो बर्तन प्राप्त हुए हैं उनके ऊपर। और बिंदु और सितारों का प्रयोग किया गया, किस लिए किया गया? ताकि जो खाली स्थान हो उनको भरा जाए। देखिए, यदि आप इसको देखेंगे, ये एक लाल रंग किया हुआ है बर्तन के ऊपर और उसके ऊपर फिर काले रंग से चित्रकारी की गई है। कुछ सितार यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि जो खाली जगह है उसको भर दिया जाए। यदि आप इस बर्तन को देखें तो यहाँ पर एक बैल को बनाया गया है, और जो खाली जगह है वहां पर कुछ स्टार बनाए गए हैं, कुछ रेखाएं बनाई गई हैं, कुछ बिंदु बनाए गए हैं, पत्तियां बनाई गई हैं। तो जो खाली स्थान है उनको भरने के लिए इन्होंने कुछ बिंदुओं, सितारों या पत्तियों का सहारा लिया। अब जोगीमारा चित्रकला की हम थोड़ी बात करते हैं। जोगीमारा पड़ता है हमारा छत्तीसगढ़ के अंदर, और जो उसका विकास माना जाता है वो माना जाता है 300 ईस्वी पूर्व से लेके 200 ईस्वी पूर्व तक का। तो वहां पर दो गुफाएं हैं, जोगीमारा और सीताबेंगा गुफाएं। इनमें जो रंग प्रयोग किया गया, सफेद, लाल और काले रंग का प्रयोग मुख्यतः यहाँ पर किया गया है। और जो चित्र बनाए गए वो लाल रंग की रेखाओं से पृथक किए गए हैं। यदि आप इसको देखेंगे, ये एक चित्र है, ये दूसरा चित्र है, तो लाल रंग की रेखाओं से आपको देखने को मिल जाएगा कि एक पूरा चित्र बनाया गया, फिर ये बनाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो धरातल है वो सपाट नहीं है, जैसा अजंता में आपको देखने को मिलेगा बाद में। तो बहुत ही खुरदुरा सतह है और उसके ऊपर ही इन लोगों ने
जो चित्रकला बनाई गई लाल रंग और सफेद और काले रंग का प्रयोग करते हुए, तो खुरदुरी सतह के ऊपर ही इन्होंने चित्रकारी की है। और आभूषण भी दिखाए गए हैं, सॉरी इसके ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए माफ करना भाई। जो आभूषण है वो भी दिखाए गए हैं। देखिए, यदि आप इसको देखें ध्यान से, तो इनके ऊपर जो टोपी इन्होंने जो पहन रखी है, टोपी तो नहीं है, एक आभूषण जैसा ही इन्होंने बनाया गया है। जो जो इनके कान है, कानों में कुंडल दिखाए गए हैं। और बौने लोग जो यहाँ पर बनाए गए वो सेवक के तौर पर बनाए गए। जो लंबे लोग बनाए गए वो राजा के रूप में या कुलीन वर्ग के रूप में बनाए गए, लेकिन जो बौने लोग थे वो सेवक वर्ग के रूप में बनाए गए। अब हम बात करते हैं भारतीय चित्रकला के प्रकार। इनको हम दो प्रकार में बांटते हैं, भित्ति चित्र और लघु चित्रकला। भित्ति चित्र क्या होता है? जो किसी दीवार के ऊपर या छत के ऊपर बनाया जाता हो, उसको भित्ति चित्र कहा जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मूरल पेंटिंग। लघु चित्रकला, जो चित्रकला थी उसको किसी कैनवास के ऊपर बना दिया गया, किसी पत्ती के ऊपर बना गया, कागज के ऊपर बना दिया गया। तो हम इसको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भित्ति चित्र की, जिसको मूरल पेंटिंग्स भी कहा जाता है। तो जो दीवार होती थी किसी गुफा की, या ठोस संरचनाएं जो बनाई गई, गुफा कह लीजिए आप या फिर मंदिर कह लीजिए, जो उनकी दीवारों के ऊपर जो चित्रकला की गई उसको भित्ति चित्र कहा जाता है। तो गुफा मंदिर दोनों मैंने यहाँ पर लिखे हैं। और इसका जो विकास देखा गया वो 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 10वीं ईस्वी तक इसका विकास देखा जा सकता है। और इसके उदाहरण है अजंता, एलोरा और बाघ की गुफाएं। और जो इसकी विषय वस्तु रही है वो तीनों धर्मों से जो चित्रकला है वो देखने को मिलेगी, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म। अब बात करते हैं अजंता गुफा की। देखिए अजंता कहाँ पर पड़ता है? अजंता पड़ता है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद जिला। और 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 7वीं ईस्वी तक इसका विकास माना जाता है। देखिए अगर आपको ये थोड़ा क्लियर ना हो तो आप मेरी जो आर्किटेक्चर वाली जो लेक्चर है उसको थोड़ा देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। और चौथी शताब्दी में यहाँ पर चित्रकला का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। 29 गुफाएं वहां पर बनाई गई, और घोड़े की नाल के आकार में इनको काट कर बनाया गया। ऐसे यहाँ पर पूरी गुफाएं यहाँ पर बनाई गई, नीचे एक नदी बहती है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य से प्रारंभ इसका विकास हुआ अजंता गुफाओं का। और जो 9-10 गुफा नंबर है वो शुंग वंश में बनाई गई। जनरली जो दूसरी जो गुफाएं हैं वो गुप्त वंश के समय बनाई गई। और जो गुफा नंबर 1 और 2 है वो सबसे नई है। इसमें 4 चैत्य हैं और सभी विहार हैं। 9, 10, 19 और 26 चैत्य हैं, और जितनी शेष जो गुफाएं हैं वो विहार हैं। और फ्रेस्को और टेम्परा दोनों विधियों से चित्र बनाए गए हैं। फ्रेस्को में क्या होता था? देखिए गीली सतह होती थी, गीली सतह के ऊपर रंगों का प्रयोग किया जाता था। टेम्परा में सतह सूखी होती थी। भित्ति चित्र अजंता की यदि बात की जाए, तो अजंता में गुफा नंबर 9 की यदि आप बात देखो तो वहां पर एक खाली सिंहासन बनाया गया। उस चित्रकला के अंदर कुछ पद चिन्ह बनाए गए, घोड़े अश्व के चिन्ह बनाए गए। देखिए ये जितने भी चिन्ह होते थे ये भगवान बुद्ध को एक प्रतीक के रूप में दर्शाते थे। गुफा नंबर जो 10 है, 10, वहां पर खंभों पर बुद्ध की कुछ आकृतियां बनाई गई। देखिए ये जो पेंटिंग्स हैं ये अभी इतनी क्लियर नहीं है क्योंकि इनको बहुत समय हो गया, तो अभी इनको कुछ निष्कर्ष निकालना बहुत ही मुश्किल है। अब हम देखिए हमारा मेन जो उद्देश्य था वो ये है कि अजंता की कुछ विशेषताएं हम देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात रेखा प्रधान, जो हमने पहले पढ़ा भारतीय चित्रकला की विशेषताओं में। तो जो बाहरी रेखाएं थी, बाहरी रेखाएं जो हैं उनको लाल रंग से अलग किया गया। बाहरी रेखाएं कहने का मतलब ये वाली जो रेखाएं हैं जो एक आकृति को दूसरी आकृति से अलग करती हैं, वहां पर लाल रंग का प्रयोग किया गया। और जो अजंता में जो रंग प्रयोग किए गए वो इतने समय के बाद भी एक दूसरे के साथ मिश्रित नहीं हुए, और उनकी जो चमक थी वो अभी तक भी बरकरार है कुछ चित्रों की। और नारी चित्रण का एक बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पर चित्रण किया गया। कैसे? जो प्रत्येक नारी वहां पर जो बनाई गई, महिला जो बनाई गई, उनकी जो केश सज्जा होती थी, बालों की जो बनावट होती थी, जो बालों को कैसे सजाया जाता था, वो प्रत्येक नारी की अलग केश सज्जा बनाई गई। उनका जो केस का जो स्टाइल था, बालों का जो स्टाइल था, वो अलग अलग बनाया गया। मुद्राएं जो बनाई गई वो मानव के लिए भी मुद्राएं बनाई गई और जानवर के लिए भी मुद्राएं बनाई गई। मानव के लिए जो मुद्राएं बनाई गई उनमें हाथ और पैर का जो अंकन होता था वो बहुत महत्व रखता था।
हाथ और पैरों से जो भी उसको देखने वाला है वो हाथ और पैर को देखकर अंदाजा लगा सकता है कि वो अभी कुंठित अवस्था में है, क्रोध में है, प्यार में है, विरह में है। ठीक है। और पशु पक्षी पेड़ पौधे और मानव का एक बहुत ही सामंजस्य देखने को मिलता है, संयोजन बहुत अच्छा वहां पर देखने को आपको मिलेगा। यदि आप इस पेंटिंग को देखें, यहाँ पर भगवान विष्णु बनाए गए, पीछे एक पेड़ बनाया गया है, नदी बनाई गई है, यहाँ पर कुछ और मानव आकृतियां बनाई गई हैं। स्वभाव चित्रण जो है यदि आप उसको देखें तो आंख, हाथ और पद को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसा कि हमने देखा यहाँ पर हाथ और पैर, तो उसमें आप आंख भी रख लीजिए, तो आंख, हाथ और पैर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पात्र है वो किस अवस्था में है। और जनरली जितनी भी जनता की जो अ, चित्रकलाएं हैं वो जातक कथाओं से, सबसे पहले जातक कथाओं का अंकन किया गया, फिर उसके बाद बुद्ध के जीवन तक की सभी आपको जो घटनाएं हैं वो वहां पर चित्रकला के रूप में उकेरी गई हैं। अब बात करते हैं एलोरा की। ये दो पिक्चर आप ध्यान से देखिए जो मैंने यहाँ पर बनाई है। तो कई बार पूछ लिया जाता है एलोरा और अजंता की जो चित्रकलाएं हैं उनमें क्या विभिन्नता है। तो देखिए वैसे तो ये एक दूसरे के समान ही है, लेकिन अजंता की तरह जो एलोरा की जो चित्रकला थी वहां पर कौशल का हवास हुआ, जो विशेषज्ञता थी, जो चमकीलापन, जो एक अद्भुत दृश्य जो अजंता चित्रकला में देखने को मिले, वे कौशल, वे एलोरा चित्रकला में उनका हवास हुआ, वो इतनी अच्छी अवस्था में वहां पर नहीं बनाए गए। और सबसे बड़ा जो उदाहरण है यदि आप देखेंगे कैलाश मंदिर जो बनाया गया, उसके अंदर की जो चित्रकलाएं हैं आप देख उनको आप देख सकते हैं। थोड़ी सी यदि आप इनकी विशेषताएं देखिए, जो इनकी नाक होती थी, जो चरित्र जो पात्र बनाए गए वो इतनी लंबी होती थी कि जो दूसरे वाला जो गाल है वो उसको क्रॉस कर जाती थी, उससे बाहर निकल जाती थी। इसी तरह जो आंखें बनाई गई वो भी इतनी बड़ी बनाई गई कि वो भी चेहरे से बाहर निकलती हुई दिखाई देती हैं। जो कि आने वाली जितनी भी कलाएं भारत में विकसित हुई उनमें ये आपको कई जगह देखने को मिलेगा, बड़ी बड़ी आंखें बिल्कुल लास्ट तक आती हुई, यहाँ पर आखिर तक बालों को छूती हुई। जो बादल वहां पर बनाए गए वो कपास की तरह बनाए गए, जबकि अजंता में जो बनाए गए वो बहुत ही सजीव चित्रण किया गया, लेकिन यहाँ पर कपास की तरह बिखरे बिखरे बादल बनाए गए। और जो रंग प्रयोग किए गए, सफेद, पीला, गेरू, नीला, हरे और काला रंग, ये तो सामान्य तीनों में किया ही गया। और तीनों धर्म से संबंधित यहाँ पर जो चित्रकलाएं हैं वो देखने को मिलती हैं एलोरा के अंदर। अब बात करते हैं बाघ चित्रकला की विशेषताएं। बाघ जो जगह पड़ती है गुफा वो मध्य प्रदेश के अंदर है, और 1818 में डेंजरफील्ड नामक एक ब्रिटिश अधिकारी ने इसकी खोज की। और ऐसा बोलते हैं कि जो बाघ की जो गुफाएं हैं वो जनता के समान ही हैं और उसकी समकालीन भी हैं, लेकिन उसमें कुछ अंतर भी हैं। देखिए अजंता में जो पात्र बनाए गए उनके बीच में काफी दूरी रखी गई, लेकिन बाघ में जो चित्र बनाए गए वो एक दूसरे के बहुत नजदीक बनाए गए। तो जो गहनता थी वो बाघ की चित्रकला में ज्यादा है, और अजंता की चित्रकला में इतनी गहनता नहीं है। तो जो बाहरी रेखाएं होती थी वो गहरी बनाई गई बाघ चित्रकलाओं के अंदर, अजंता चित्रकला के अंदर वो इतनी गहरी नहीं बनाई गई। बाहरी रेखाएं किस लिए प्रयोग करते थे, एक पात्र को, एक चित्र को दूसरे चित्र से अलग करने के लिए। और यहाँ पर कुछ लौकिक चित्रकला भी देखने को मिलती है। लौकिक मतलब आप एक कह लीजिए जो अ, एक शास्त्रीय जो चित्रकला है, यदि उसमें समाज के रंगों का अनुसरण हो जाए, उनके साथ मिलकर एक जो नई चित्रकला निकल कर आती है, तो उसको लौकिक या मानवीय चित्रकला भी कहा जा सकता है। क्योंकि जो अजंता थी उसमें जनरली सभी धार्मिक चित्रकलाओं का प्रयोग किया गया, यहाँ पर कुछ मानव जीवन से संबंधित चित्र भी उकेरे गए, इसलिए इसको धर्मनिरपेक्ष प्रकृति की चित्रकला भी कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकला बनाई गई, और सामान्य जनजीवन से संबंधित जो चित्रकला थी, जो हम लौकिक और मानवीय वाली बात कर रहे हैं, तो नृत्य, गान, अश्वारोहण, गजारोहण, ये तो पता ही होगा आपको थोड़ा आजा। जो महिलाएं होती थी उनकी विभिन्न अवस्थाओं का चित्रण वहां पर किया गया, प्रेम, विरह, शोकाकुल, वो शोक में है, उल्लास और आनंद का वर्णन जो है वो विशेषतः बहुत सारी जो चित्रकलाएं हैं उन पर किया गया। और स्थानीय पत्थरों से निर्मित जो रंग होते थे उनका प्रयोग वहां पर किया गया। तो आप जितनी भी चित्रकला आपने अभी तक देखी, तो जो रंगों का प्रयोग किया गया वो स्थानीय रूप से उपलब्ध जो खनिज तत्व या जो पत्थर होते थे उनसे
निकाल कर रंग प्रयोग किए गए। अब बात करते हैं अरमा मलाई चित्रकला की विशेषताएं। अरमा मलाई पड़ता कहाँ पर है? ये पड़ता है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु में पड़ता है एक वेल्लोर जिला, वहां पर अरमा मलाई स्थित है। 8वीं शताब्दी के आसपास इस चित्रकला का वहां पर विकास हुआ और जो जैन मंदिर वहां पर बनाए गए उनकी दीवारों पर ये चित्रकला उकेरी गई। जो गुफा वहां पर बनाई गई उसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। तो गुफाओं के अंदर ये चित्रकला इतनी नहीं मिलती जितनी मंदिरों के अंदर मिलती है। और जो जैन धर्म की चित्रकला थी वो हरमामलाई में देखने को मिलती है। यदि आप देखें तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लाल नीले हरे रंग का प्रयोग किया गया है और प्रकृति को दिखाया गया है। अब बात करते हैं सितान वासल जो चित्रकला थी। तमिलनाडु में इस चित्रकला का विकास हुआ, पुडुकोट्टई जिला। और 9वीं शताब्दी के आसपास जो जैन मंदिर वहां पर बनाए गए उनकी दीवारों पर ये चित्रकला बनाई गई। और अजंता और बाघ चित्रकला की जो शैली थी उससे उसका प्रभाव यहाँ पर देखा जाता है। जैसे कि जो दीवार है और जो छत है, जो स्तंभ है, उनके ऊपर चित्रकारी की गई। और पल्लव और पांडव शासक के जो वंश थे उन लोगों ने इसको संरक्षण दिया। जो वनस्पति और खनिज रंगों का प्रयोग गीले चुने पत्थर के ऊपर किया गया, जो कि हमने फ्रेस्का पेंटिंग में पढ़ा है। और पीला हरा नारंगी नीला काला और सफेद रंग का प्रयोग किया गया। यदि आप देखें तो यहाँ पर हरे रंग का प्रयोग बहुत अधिक देखने को मिलता है, हरा और नारंगी। ठीक है, बादामी चित्रकला की विशेषताएं थोड़ी देख लेते हैं। ये आप चित्र ध्यान से देखिए, इसमें आपको एक पीले और नारंगी रंग और हरे और नीले रंग का प्रयोग अत्यधिक देखने को मिलेगा। तो इसका विकास जो हुआ वो कर्नाटक के बागलकोट जिला में हुआ 6ठी शताब्दी के आसपास। और इसमें भी बाघ अजंता गुफाओं का प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि जो पात्र होते थे उनको लाल रंग की बाहरी रेखाओं से पृथक किया गया। और आकृतियों में थोड़ी अनुपात की समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। यदि आप इसको देखें तो यहाँ पर 3 पात्र बनाए गए और 3 पात्र में आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा पात्र आगे खड़ा है, कौन सा पीछे खड़ा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है। ठीक है, लेपाक्षी चित्रकला की विशेषताएं। लेपाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। लेपाक्षी मंदिर की दीवारों पर जो चित्रकला की गई उसको लेपाक्षी चित्रकला कहा गया। और विजयनगर साम्राज्य के काल में ये चित्रकला की गई और इसकी जो प्रकृति है वो धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब वो किसी एक धर्म से संबंधित नहीं है, वो मानव जीवन से संबंधित चित्रकला वहां पर उकेरी गई है। और प्राथमिक रंगों की पूर्ण अनुपस्थिति इस कला में देखने को मिलती है, स्पेशली नीला रंग। तो एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ध्यान रखना, नीला रंग वहां पर प्रयोग नहीं किया गया। और जो बाहरी रेखाएं थी वहां पर काला रंग प्रयोग किया गया। जबकि अभी आप बात करें अजंता एलोरा, इवन दो आप बाघ चित्रकला की, वहां पर लाल रंग प्रयोग किया जाता था बाहरी रेखाओं को बनाने में। लेकिन यहाँ पर जो बाहरी रेखाएं बनाई गई उनके लिए काला रंग प्रयोग किया गया। गुणवत्ता यदि आप बात करें अजंता एलोरा या फिर बाघ चित्रकला से तो वो थोड़ी कम हुई है। अब बात करते हैं लघु चित्रकला की। देखिए लघु चित्रकला के आपको थोड़ा जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है ये एक छोटे प्रकार की चित्रकला होगी, पर ऐसा नहीं है। इसका एक कुछ नियम है, कुछ प्रीकंडीशंस हैं। क्या है कि जो आकार है चित्रकला का वो 25 वर्ग इंच से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो उसका मुख्य विषय है उसका आकार जो है वो पेंटिंग के आकार के 1/6 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। मान लो ये हमारी एक पेंटिंग है तो जो इसका जो क्षेत्रफल है वो 25 वर्ग इंच से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो आकार है वो 1/6 होना चाहिए। मान लो अगर ये 1 मीटर है तो उसकी ऊंचाई 1/6 मीटर रहेगी। ऐसे ही यदि मान लो इसकी चौड़ाई हमारी 2 मीटर है तो इसकी चौड़ाई 2/6 मीटर रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। यदि इसकी विशेषताओं की बात करें तो मानव आकृति की जो रूपरेखा है उसका एक अच्छा दृश्य यहाँ पर आपको एक क्लियर व्यू देखने को मिलेगा। जैसे कि उभरी आंखें बनाई गई, नुकीला नाक बनाया गया, पतली कमर बनाई गई। देखिए नुकीला नाक और उभरी आंखें आपको एलोरा में भी देखने को मिलेगी। मैंने आपको बताया था कि जो एलोरा में आंखें बनाई गई वो बाद में भारत की और चित्रकला में भी फॉलो की गई है, उनका अनुसरण किया गया है। यदि आप रंग की बात करें तो जो मानव है वो राजस्थानी चित्रकला जो हम बाद में पढ़ेंगे उसमें भूरे रंग का प्रयोग किया गया है। मुगल के समय जो चित्रकला की गई उसमें थोड़ा
अधिक गोरा रंग का प्रयोग किया गया है एक मानव को दिखाने में। भगवान को दिखाने में जो लघु चित्रकला है उसमें नीले रंग का प्रयोग किया गया, जैसे भगवान कृष्ण की यदि आप चित्रकला देखें। जो महिलाएं हैं उनके लंबे बाल बनाए गए, केश बनाए गए और काला रंग प्रयोग किया गया बालों को दिखाने के लिए। और जो पुरुष हैं वो परंपरागत वस्त्र जो होते थे, धोती वगैरह उनको पहनते थे, उनको दिखाया गया और पगड़ी को दिखाया गया है। कुछ प्रारंभिक लघु चित्रकला हम देखते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हम दिल्ली चित्रकला, फिर हम मुगल चित्रकला के आसपास देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो लघु चित्रकला विकसित हुई वो पाल और अपभ्रंश चित्रकला हम एक एक करके देखते हैं। पाल चित्रकला का विकास 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच तक का काल माना जाता है। और जो किस क्षेत्र में विकसित हुई, बिहार, पश्चिम बंगाल, नेपाल और बांग्लादेश, जो पूर्वी भारत के क्षेत्र हैं। और महायान संप्रदाय की जो पुस्तकें थी उनमें हस्तलिपि के रूप में इस चित्रकला को प्रदर्शित किया गया। ठीक है, जो पेज थे वहां पर कुछ चित्रकला बनाई गई और उसके बारे में लिखा गया। जो शासक थे जिन्होंने संरक्षण प्रदान किया, धर्मपाल और वेदपाल। और सरलता बहुत रखी गई इन चित्रकलाओं के अंदर जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे उनके लिए। और चर्मपत्र या ताड़पत्र पर ये चित्रकला बनाई गई। चर्मपत्र मतलब जो खाल, जो तब स्किन होती थी उसके ऊपर, और ताड़पत्र मतलब पाम ट्री के जो पत्ते होते थे उनके ऊपर बनाया गया। जो भिक्षु होते थे सभी जीवों के प्रति अहिंसा, जो धार्मिक आचरण जो रहता था उसको केले की पत्ती या नारियल की पत्ती पर बनाया जाता था। देखिए यदि इसकी विशेषताएं थोड़ी देखें, ये एक पाल चित्रकला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर बराबर में कुछ फ्रेम्स बनाए गए, कुछ लिखा गया आसपास। ठीक है, तो अजंता से थोड़ी मिलती जुलती है। जो भाव भंगी मिलती जुलती में यदि आप देखेंगे तो जो भाव भंगिमाएं बनाई गई, जो मासल शरीर बनाया गया और जो कोमल आकृतियां बनाई गई, वो अजंता जैसी आकृतियां वहां पर बनाई गई हैं। यदि आप विशेषताओं की बात करें, तिरछी रेखाएं बनाई गई। तिरछी रेखाएं यदि आप देखेंगे तो ये जो रेखाएं उन्होंने प्रयोग की, ये तिरछी रेखाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। पृष्ठभूमि में कुछ मंत्र लिखे गए, जैसा कि मैंने आपको बताया आसपास जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ देखा वो कुछ मंत्र लिखे गए हैं। और अधिकतर इकलौती आकृति बनाई गई है, सिंगल फिगर बनाई गई है। और जो सामूहिक आकृतियां थी वो मुश्किल से ही पाल चित्रकला में देखने को मिलती है। लाल, नीला, पीला, काला और श्वेत रंग का प्रयोग किया गया। स्पेशली पीले रंग का बहुत ज्यादा प्रयोग इन लोगों ने किया, पीले और काले रंग का। और बौद्ध धर्म की जो तांत्रिक शाखा है वज्रायन, उसकी जो चित्रकला है वो यहाँ पर बहुत अधिक देखने को मिलती है। अब भ्रंश चित्रकला का विकास 11वीं से 15वीं शताब्दी के बीच हुआ। और क्षेत्र होते थे गुजरात और राजस्थान। राजस्थान में भी स्पेशली जो मेवाड़ वाला इलाका था वो वाला। और इसके कुछ अन्य जो नाम है वो है गुजरात, जैन, पश्चिमी भारत या पुस्तक शैली के नाम से भी इसको जाना जाता है। गुजरात शैली, जैन शैली, पश्चिम भारत शैली या पुस्तक शैली। और प्राचीनतम जैन धर्म की जो श्वेतांबर शाखा थी उसकी जो प्राचीनतम जो चित्रकला है वो वहां पर बनाई गई। ताड़ के पत्तों के ऊपर भी कालांतर में कुछ चित्रकला बनी, फिर बाद में कागज के ऊपर बनाने लग गए, फिर कपड़ों के ऊपर बनाने लग गए। और यहाँ पर सीमित रंगों का प्रयोग किया गया, लाल, नीला और पीला। देखिए पीला आपको जनरली हर जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन बाद में इसमें एक अंतर ये आया कि ये लोग बाद में स्वर्ण रंग का प्रयोग भी करने लगे, जो सुनहरे रंग का प्रयोग होता था उसको भी करने लग गए। और जो भित्ति चित्र अब भ्रंश चित्रकला में बनाए गए वो थोड़े छोटे आकार के बनाए गए हैं। यदि आप पाल चित्रकला को देखें तो उसके कंपैरिजन में वो छोटे आकार के बनाए गए हैं। देखिए ये चित्रकला मैंने यहाँ पर बनाई गई है, यहाँ पर लगभग 2-3 पात्र बनाए गए हैं। बैकग्राउंड में एक महल दिखाया गया है, ठीक है। तो यदि आप इसको ध्यान से देखें तो जो पात्र हैं उनका एक स्वाभाविक चित्रण नहीं है। यदि आप इन चेहरों को ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर कोई भाव देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा दिखेगा कि ये जो दो आसपास वाली जो महिलाएं हैं वो इनका सेवा कर रही हैं, इनकी शायद ये एक राजा और रानी है, ठीक है, ये आपस में कुछ बात कर रहे हैं। पर लेकिन क्या भाव है चित्रकला का वो नहीं समझ में आएगा। जो आंखें हैं वो मछली नुमा बनाई गई, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर उभरी हुई आंखें बनाई गई, नाक नुकीला बनाया गया, ठीक है। जो आभूषण है वो अच्छे से बनाए गए, आप देखोगे तो जो महिला है उसके जो कान है उसमें कुंडल बनाए गए, ठीक है। जो हाथ है, हाथ में बांधने के लिए कुछ बनाया गया है, ऐसे ही राजा के लिए भी बनाया गया है।
और अधिकतर जितने भी चित्र यहाँ पर बनाए गए वो समूह वाले बनाए गए हैं, ग्रुप फिगर्स वहां पर बनाई गई है। जैसा कि मैंने पहले बताया, भाव शून्य है, इसलिए जो आसपास की जो आकृतियां हैं या जो आसपास जो लिखा गया है चित्रकला के अंदर, उसको पढ़ने के बाद अनुमान लगाना पड़ता है कि उस चित्रकला में जो चित्रकार है वो क्या दिखाना चाह रहा है। और रेखाएं जो है वो सीधी नहीं बनाई गई, वर्तुलाकार बनाई गई है। यदि आप देखें ये, इस रेखा की बात करें तो वो सीधी रेखा नहीं है, स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक वर्तुलाकार रेखा वहां पर बनाई गई है। पशु पक्षी जानवर जो बनाए गए हैं वो खिलौने के रूप में बनाए गए हैं, यहाँ पर वो नहीं आया। यदि आप गूगल पे देखेंगे तो जो चीता या जो हाथी वगैरह बनाए गए वो एक खिलौने के रूप में बनाए गए हैं अपभ्रंश चित्रकला के अंदर। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं कल्पसूत्र, एक जो चित्रकला बनाई गई है। संक्रमण काल की चित्रकला की यदि बात की, मुस्लिम शासकों के आने से पहले, क्योंकि उनके आने के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ चित्रकला के अंदर, तो इसमें हम देख सकते हैं सिगिरिया चित्रकला, पल्लव, चोल, विजयनगर, काकतीय शैली। और अधिकतर ये जो चित्रकलाएं बनाई गई है मंदिरों की दीवारों पर चित्र बनाए गए। इसमें हम देखते हैं मुख्य विजयनगर चित्रकला। तो विजयनगर चित्रकला में प्राथमिक रंगों का प्रयोग नहीं किया गया, विशेष रूप से नीला रंग, जो कि हमने लेपाक्षी वाले में भी पढ़ा है। ठीक है, जो चेहरे थे वो तिरछे चेहरे बनाए गए। यदि आप इसको देखें तो इनका जो फेस है वो इस डायरेक्शन में है, इनका फेस इस डायरेक्शन में है, इनका फेस इस दिशा में है। ठीक है, जो परिधान है, जो शरीर की जो बाहरी रेखाएं हैं उनके लिए काला रंग का प्रयोग किया गया, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जो पृष्ठभूमि है, पेड़ पर्वत आदि वो बनाए गए हैं, लेकिन जीवित पशु पक्षी वहां पर नहीं बनाए गए हैं। ठीक है, और डेक्कन कला के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसका उदाहरण है लेपाक्षी मंदिर। तो आप विजयनगर में क्या याद रखेंगे, तिरछे चेहरे बनाए गए, काले रंग का प्रयोग किया गया, नीले रंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। देखिए दिल्ली सल्तनत के समय क्या हुआ, ईरानी प्रभाव पड़ा भारतीय चित्रकला के ऊपर। तो ईरानी प्रभाव और भारतीय तत्व के साथ मिलकर जो चित्रकला निकल कर आई उसको दिल्ली सल्तनत चित्रकला कहा गया। और इसको एक सचित्र पांडुलिपि का नाम भी आप दे सकते हैं। पांडुलिपि मतलब वही कि एक पुस्तक के अंदर किसी चित्र को रख दिया गया हो। उदाहरण की यदि बात की, नीमतनामा जो चित्रकला है मांडू में, उसको आप इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे सकते हैं। यदि आप ये चित्रकला को ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक समूह चित्रकारी की गई है। यहाँ पर एक शायद रानी को बनाया गया है, और जो आसपास के जो फ्रेम्स हैं वहाँ पर कुछ लिखा गया है। ठीक है, बैकग्राउंड में महल दिखाया गया है, नदियाँ दिखाई गई हैं, प्रकृति का चित्रण किया गया है। तो इसमें एक थोड़ा सा बदलाव ये हुआ कि कुछ चमकीले और थोड़ा असामान्य रंगों का प्रयोग किया जाने लगा। जैसे कि ये जो लाल रंग तो नहीं है, सुनहरे रंग का भी थोड़ा सा बदलाव आप वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कुछ चमकीले और असामान्य रंगों का प्रयोग हुआ। जनरली जो लोग बनाए गए वो एक पंक्ति में खड़े हुए बनाए गए, और छोर जो हाशिए जो होते थे, जो छोर होते थे पेंटिंग के, वहां पर एक अलंकृत बैंड बनाया गया। बैंड मतलब आप इसको अब एक बैंड बोल सकते हो, एक रिबन जो है वो वहां पर बनाया गया। और ये मुगल और राजपूत का एक पूर्वगामी कहा सकता है, क्योंकि बाद में जो चित्रकला आई उस पर दिल्ली सल्तनत चित्रकला का प्रभाव बहुत अधिक देखा गया। अब बात करते हैं मुगल चित्रकला की। तो बाबर के समय क्या हुआ, समय की कमी थी तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दे पाए वो। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, एक ईरानी चित्रकार थे बीजहद, उसको संरक्षण दिया, उन्होंने दो चार पेंटिंग बनाई। तो इसका इतना महत्व नहीं है। हुमायूं के समय भी सेम प्रॉब्लम थी, समय की कमी थी, और शेर शाह से युद्ध हुआ हुमायूं का, तो उनके पास भी समय की कमी रही। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो संरक्षण दिया वो दो ईरानी चित्रकारों को संरक्षण दिया, अब्दुस सम्मद और मीर सईद अली। ये नाम आप ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, बीजहद, अब्दुस सम्मद और मीर सईद अली। ये पेंटिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही लाल रंग का प्रयोग, एक थोड़ा सजीव चित्रण देखने को यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अकबर। देखिए अकबर के समय क्या हुआ, चित्रकला के लिए अलग से विभाग बना दिया गया, और उस विभाग के अंदर फिर कुछ कारखाने बनाए गए, कुछ फैक्ट्रीज बनाई गई। अकबर ने भारतीय चित्रकारों को संरक्षण दिया, तो इसलिए जो चित्रकला वहां पर बनाई गई उसमें भारतीय प्रभाव भी देखा जा सकता है। 3D आकृतियां बनाई गई। 3D आकृतियों का मतलब आप यदि किसी चित्रकला को देखेंगे तो आप आराम से देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में क्या है, कौन सामने खड़ा है, कौन पीछे खड़ा है। और फोर साइटनिंग तकनीक का
प्रयोग वहां पर किया गया। उसमें क्या होता था कि जो लिखा जाता था, यदि आप उसको दूर से देखें तो जो जो बैकग्राउंड में जो पात्र होते थे उनको छोटा बनाया गया और जो फ्रंट में होते थे उनको बड़ा बनाया गया, एक 3D लुक देने के लिए। कैलीग्राफी का प्रयोग भी किया गया। कैलीग्राफी आप ये बोल सकते हो कि क्या होता था कैलीग्राफी में, एक पत्ती के ऊपर दूसरी पत्ती ऐसे निकलती चलेगी। रंग जो बनाए गए वो चमकदार बनाए गए, लाल नीला पीला हरे रंग का प्रयोग किया गया, और गुलाबी और सिंदूरी रंग का यहाँ पर एक एडिशन हुआ, आप देख सकते हैं। जो चेहरे बनाए गए वो एक तरफ से दिखाए गए, मछली नुमा आंखें वहां पर बनाई गई। जो विषय होते थे वो व्यक्ति से संबंधित होते या दरबार से संबंधित, वहां पर चित्रकला जो बनाई गई। एक चित्र जनरली 3 कलाकारों द्वारा बनाया गया। ठीक है, यदि आप इस चित्र को भी देखें तो आप मान सकते हैं कि ये 3 कलाकारों के द्वारा बनाया गया है। और कलाकार जो थे अकबर के काल में, उनका एक नाम जो है वो आप याद रख सकते हैं, दबाके। दबाके से बन जाएगा दशवंत, बासवान और केशु। तो DA BA के दबाके, दशवंत, बासवान और केशु। अब बात करते हैं जहांगीर की। जहांगीर के समय मुगल चित्रकला जो है वो उत्कृष्ट अवस्था में पहुंची। जो क्लाइमैक्स आया वो जहांगीर के समय आया। और जहांगीर स्वयं भी एक चित्रकार थे। और जो परिवर्तन देखने को मिले यहाँ पर वो क्या मिले, जो पुरानी चित्रकला थी उसमें रूढ़िवादिता रखी जाती थी, लेकिन यहाँ पर वास्तविकता दिखाई जाने लगी। हस्त मुद्राओं के द्वारा बादल पेंटिंग के अंदर बनाए गए, तो एक वास्तविक जो दृश्य था वो निकलकर सामने आने लगा। प्रकृति का सजीव चित्रण किया गया पेंटिंग के अंदर। दरबार की जगह आप कह सकते हो कि पेड़ पौधे पशु पक्षी भी बनाए गए। लेकिन जो धार्मिक पेंटिंग जो बनाई गई वो बिल्कुल समाप्त हो गई, और धार्मिक की जगह दरबार की पेंटिंग्स बनाई जाने लगी। भगवान की जगह दरबार का चित्रण किया जाने लगा। अधिकतर व्यक्तिगत चित्र बनाए गए, अकेला राजा के चित्र बनाए गए या रानी के चित्र बनाए गए, और छोटे आकार के चित्र बनने शुरू हो गए जिनको पगड़ी के नाम से जाना जाता है। जो हाशिया होता था वो बहुत ही सजावटी बनाया गया। हाशिया आप देख सकते हैं ये वाला। और कई बार ये इतना बड़ा होता था कि जितना पेंटिंग है उतना बड़ा हाशिया हो जाता था। अगर ये पेंटिंग है, ये बराबर वाला हाशिया। जहांगीर के समय जो प्रसिद्ध चित्रकार थे उनका नाम है उस्ताद मंसूर। शाहजहां की यदि बात करें तो शाहजहां के समय जो वास्तविकता थी उसकी जगह कृत्रिमता आ गई। कृत्रिमता का मतलब होता है आर्टिफिशियल, कुछ जो लुक है वो आर्टिफिशियल आने लगा। और इसमें वैभव दिखाने जाने लगा, दरबार की शान शौकत दिखाई जाने लगी, क्योंकि ये थोड़ा यूरोपियन प्रभाव से प्रभावित थे। यूरोपियन लोगों का आगमन प्रारंभ हो गया था भारत के अंदर। और चारकोल का प्रयोग किया गया, पेंसिल का प्रयोग किया गया इनकी चित्रकलाओं में। सोने चांदी का रंगों का प्रयोग किया गया जो आभूषण थे उनको बनाने के लिए। और मुगल चित्रकला में जो बड़ा परिवर्तन है वो वहीं पे आया शाहजहां के अंदर। ओके दोस्तों, जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे लघु चित्रकला के प्रांतीय स्कूल और जो लोक चित्रकला विकसित हुई। ओके, थैंक यू।